2027 नजदीक आ रहा है। वह साल जिसे कई लोग शी जिनपिंग की ताइवान पर आक्रमण की योजना के लिए निर्णायक मानते हैं, अब कुछ महीने ही दूर है। चीन के संसाधन तैयार होंगे, उसकी सेना शी जो करना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त मजबूत होगी। लेकिन चीन के सामने एक समस्या है। पानी में कुछ है जिसने ताइवान पर आक्रमण की चीन की योजना को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। ताइवान के पास चीन को रोकने की बेहद चतुर योजना है, जिसमें कुछ अप्रत्याशित शामिल है। कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि चीन के पास ताइवान पर कब्जा करने की पर्याप्त सैन्य ताकत नहीं है और सब कुछ उस पानी पर टिकता है जिसे चीन को पार करना है। अब हमें पता है कि ये सुनने में अजीब लगता है, खासकर जब आप सिर्फ आंकड़ों को देखते हैं। अगर ताइवान की सेना को चीन की सेना के सामने रखे तो ताइवान को किसी क्षेत्र में बढ़त नहीं है। चीन के 20,35,000 सक्रिय सैन्यकर्मी ताइवान के 2,30,000 सैनिकों की तुलना में बहुत ज्यादा है। और अगर आप ताइवान के 16,57,000 रिजर्व सैनिकों को भी जोड़ दें तो भी चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सैनिक है, जिससे उसके पास जनशक्ति में साफ बढ़त बनी रहती है। चीन ताइवान से 10 गुना ज्यादा सेना पर खर्च करता है। चीन के पास 3,529 से ज्यादा विमान है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 720 है। उसकी नौसेना ताइवान की तुलना में लगभग 10 गुना बड़ी है और उसके पास ढेरों मिसाइलें भी है। ऐसा लगता है कि चीन के पास सारी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका और अन्य इंडो पैसिफिक देश शामिल हों तो शी का प्लान खत्म हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये फैक्टर असर डाल सकते हैं, खासकर अगर चीन ताइवान की उस सबसे अहम बढ़त को खतरे में डाले जो ताइवान को बाकी दुनिया पर हासिल है। हालांकि बाकी देशों के शामिल हुए बिना भी ताइवान के लिए चीन की योजना काम नहीं करने वाली है। ताइवान खुद अपनी रक्षा कर सकता है और इसकी एक साफ वजह है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन को आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला करना होगा, जिसमें उसे अनुभव नहीं है। आइए द्वितीय विश्व युद्ध के ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की ओर चलते हैं। 1944 में शुरू हुआ ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जिसे डी-डे भी कहा जाता है, युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला था और आज भी है। आंकड़े सब बयान करते हैं। मित्र देशों ने नॉर्मंडी के 5 समुद्र तटों पर उतरने के लिए 5,000 से ज्यादा जहाज लगाए, 1,50,000 से अधिक सैनिक उतरे और 14 लाख अमेरिकी सैनिक यूके में तैनात थे, जो लॉजिस्टिक्स और फ्रांस में लगातार सैनिकों की आपूर्ति के लिए तैयार थे जैसे ही लैंडिंग पूरी हो जाती। बाकी मित्र देशों को मिलाकर यूके ने 12 देशों के 2 मिलियन सैनिकों की मेजबानी की, जो जर्मनी के खिलाफ लड़ने को तैयार थे। लैंडिंग से पहले ही मित्र देशों को हवाई वर्चस्व मिल गया था, जिससे वे अभियान समर्थन के लिए करीब 14,000 उड़ानें भर सके। और फिर भी ये लैंडिंग बेहद खूनी साबित हुई, जिसमें अंत में मित्र देशों को लगभग 10,500 हताहतों का सामना करना पड़ा। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन ओवरलॉर्ड मित्र देशों की मजबूत स्थिति से चलाया गया था। चीन ताइवान पर हमले की तैयारी में है, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति नहीं है। संख्या भले ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पक्ष में हो, लेकिन खासकर चीनी नौसेना के पास वह क्षमता नहीं है जो ताइवान में सैनिकों को भेजने के लिए जरूरी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चाहिए। शुरुआत में 2 मिलियन सैनिकों वाली सेना वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। हम मान सकते हैं कि चीन अपने 2 मिलियन सैनिक ताइवान पर लगाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। चीन को भारत सीमा पर स्थिति बनाए रखने के लिए सैनिक तैनात रखने पड़ते हैं। वहां इस समय करीब 25,000 सैनिक हैं। चीन भर में सैनिक तैनात हैं ताकि शी और उनके हितों की रक्षा हो सके। असल में जनशक्ति का लाभ उतना नहीं है जितना लगता है। लेकिन चीन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह कितने सैनिक तैनात कर सकता है। असली चुनौती उन सैनिकों को ताइवान तक पहुंचाना है। यही पानी की भूमिका है। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड में सैकड़ों हजारों सैनिक अपेक्षाकृत शांत इंग्लिश चैनल पार करके फ्रांस पहुंचे थे। चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को अपने सबसे संकरे हिस्से में करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर अलग करता है। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को मौसम की कठिन परिस्थितियों की चिंता नहीं थी, लेकिन चीन को अपने दुश्मन की जमीन पर सैनिक भेजने के लिए बस ताइवान स्ट्रेट
पार करनी होती है। यह कई कारणों से मुश्किल संभावना है। शुरुआत के लिए दूरी है। चीनी सैनिकों को ताइवान पहुंचने के लिए जहाज से लगभग 5 गुना ज्यादा दूरी तय करनी होगी, जितनी दूरी मित्र देशों की सेनाओं ने नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर हमला करने के लिए तय की थी। वह दूरी समय बनाती है और उस समय का इस्तेमाल ताइवान चीनी विमानों के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागने, जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए पनडुब्बियां तैनात करने और चीन की ओर से भेजी गई किसी भी चीज की दिशा में एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन भेजने के लिए कर सकता है। इसमें ताइवान की वायु शक्ति का उल्लेख नहीं है। याद रखें, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड से पहले मित्र देशों के पास हवाई वर्चस्व था। चीन के पास ताइवान पर वायु प्रभुत्व नहीं है, इसलिए वह आसमान से ताइवान के समुद्र तटों और तटीय रक्षा को बिना किसी रोक टोक के तबाह नहीं कर सकता। लेकिन यह सब तभी संभव है जब ताइवान वास्तव में कुछ करे। हमने आपसे कहा था कि ताइवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह है कि ताइवान जलडमरू मध्य बेहद बेरहम समुद्री इलाका है। इंग्लिश चैनल शांत है लेकिन घातक। ताइवान जलडमरू मध्य को मौसम के कारण सबसे अनुकूल हालात में भी पार करना बेहद मुश्किल है। जून, अगस्त और नवंबर फरवरी में ताइवान जलडमरू मध्य में बार बार मानसून और यहाँ तक कि टाइफून आते हैं, जिससे उभयचर अभियान लगभग असंभव हो जाते हैं। चीन को इन महीनों में हमला करने पर दर्जनों जहाज़ों और हजारों सैनिकों की कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। तो चीन इस बात में सीमित है कि वह कब हमला कर सकता है, और इसका मतलब है कि ताइवान उन महीनों के लिए तैयारी कर सकता है जब ताइवान जलडमरू मध्य शांत रहता है। यहाँ तक कि अगर चीन बारिश से भरे गर्मी के महीनों में हमला करता भी है तो देरी के कारण ताइवान को चीनी जहाज़ों पर हमला करने के और मौके मिल जाएंगे, इससे पहले कि वे तट के पास पहुंचे। अगर चीन इन असली तूफानों से निपट लेता है तो आगे क्या होगा? ऑपरेशन ओवरलॉर्ड में मित्र देशों के पास नॉर्मंडी में अपनी पसंद के समुद्र तट चुनने की आज़ादी थी। हाँ, समुद्र तट किलेबंद थे, पर जिन कारकों जैसे हवाई वर्चस्व का हमने जिक्र किया, उनके कारण मित्र देश उन पर हमला करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में थे। ताइवान का मामला बिल्कुल अलग है। ताइवान का पहाड़ी भूगोल चीनी उभयचर लैंडिंग को बेहद जटिल बना देता है। ताइवान का करीब 60% क्षेत्र पहाड़ों से ढका है। हालांकि ताइवान में कई दर्जन उपलब्ध समुद्र तट है, लेकिन न्यूज़वीक बताता है कि चीन को सैनिकों को उतारने के लिए उन 20 से भी कम समुद्र तटों तक सीमित रहना पड़ेगा, जिन्हें रेड बीच के रूप में पहचाना गया है। इन समुद्र तटों और तट रेखाओं को मजबूत किया जा रहा है, जिससे चीन को ताइपे तक पहुंचने के लिए लगभग दुर्गम भूभाग से गुजरना होगा। वहां शहरी युद्ध शुरू होगा और जो थोड़े बहुत चीनी सैनिक वहां तक पहुंचेंगे वे बेहद प्रतिकूल स्थिति में होंगे। अब फिर से जनशक्ति पर आते हैं। पहले भी बताया था कि ताइवान की सेना और रिजर्व मिलाकर चीन जितनी जनशक्ति नहीं है। ये सिर्फ कच्चे आंकड़े हैं। असल में चीन को घरेलू सुरक्षा के लिए कई लाख सैनिक पीछे रखने होंगे और ताइवान के पास अपनी सक्रिय सेना के अलावा 16 लाख से ज़्यादा रिजर्व सैनिक हैं, जिनका मकसद देश की रक्षा है। चीन को इन आंकड़ों की बराबरी करनी होगी, लेकिन ताइवान जलडमरू मध्य की स्थिति इसे लगभग नामुमकिन बनाती है। आखिरकार सिर्फ सैनिकों को उतारना ही समस्या नहीं है, बल्कि उन्हें लगातार आपूर्ति पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। ताइवान में आपूर्ति मार्ग बनाना, चाहे चीन कुछ रेड बीचों पर कब्जा कर ले, एक लॉजिस्टिक दुस्वप्न है। ताइवान के पास एंटी शिप और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंधों के कारण उसके पास बहुत उन्नत मिसाइलें भी हैं। अगर आपूर्ति जहाज़ों और मालवाहक विमानों के नष्ट होने को इस तथ्य से जोड़ें कि चीन साल में सिर्फ 6 महीने ताइवान जलडमरू मध्य का उपयोग कर सकता है, तो ये एक संभावित लॉजिस्टिक तबाही है। चीन शायद ताइवान पर 1 लाख सैनिक उतारने में सक्षम हो सकता है, लेकिन संभावना यही है कि वे सैनिक आपूर्ति से कट जाएंगे, लगभग असंभव भूगोल का सामना करेंगे और पूरी तरह से लामबंद ताइवानी सेना से निपटना पड़ेगा। यह संख्या चीन की असली क्षमता से काफ़ी ज़्यादा है, भले ही उसके पास कागजों पर जनशक्ति बढ़त हो। एडमिरल ली शी मिन, जो 2019 तक ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, ने 2023 में द इकोनॉमिस्ट को इसे सही तरीके से समझाया। ली ने द इकोनॉमिस्ट से कहा, यही उनकी कमजोरी है। अगर ताइवान आत्मसमर्पण नहीं करता तो एक बार जब आप उतर जाते हैं तब भी आपको कुछ समय तक लड़ना पड़ेगा, शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या जितना भी समय लगे। आपकी लॉजिस्टिक्स कहाँ है? आपकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को जलडमरू मध्य पार करके आना होगा, लेकिन हमारी लॉजिस्टिक्स को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ही आंगन में लड़ते हैं। 2023 से
कुछ भी नहीं बदला है। इसका मतलब शी और चीन के लिए है कि चीनी जीत का रास्ता बहुत छोटा है। भले ही हम ताइवान की रक्षा में अन्य देशों के हस्तक्षेप को नजरअंदाज करें, मुद्दा इससे गहरा है। शी की ताइवान पर चढ़ाई सिर्फ ताइवान के पानी में गड़बड़ी की बात नहीं है जिससे उसके प्लान बिगड़े। चीन की सेना जैसी दिखती है वैसी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर है और मिसाइल भरी रणनीति भी बेअसर साबित होगी। क्यों? जवाब देने से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। इसी वजह से हम वीडियो बनाते हैं ताकि दिखा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 सेकंड निकालकर बटन दबाएं ताकि ऐसे और वीडियो देख सके। तो चीन की सेना, उसे ताइवान जलडमरू मध्य पार करने और सप्लाई रूट्स बनाए रखने जैसी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चीन को इसका सामना उस सेना से करना है जो कागजों पर बड़ी है पर असली जंग का अनुभव नहीं रखती। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव और CIA प्रमुख रॉबर्ट गेट्स ने मई में CBA के फेस द नेशन को दिए इंटरव्यू में इस बात की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था, आज चीन का कोई भी जनरल या एडमिरल ऐसा नहीं है जिसके पास एक दिन का भी जंग का अनुभव हो। 1979 में इन लोगों ने आखिरी बार लड़ाई लड़ी थी। तब उत्तर वियतनामी ने उन्हें बुरी तरह हराया था। वे सभी जनरल पहले ही शी जिनपिंग द्वारा हटा दिए गए थे। ये चीन की एक और समस्या है। देश का रक्षा मंत्रालय बुरी हालत में है। मई में पूर्व चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे और ली शांगफू को रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित मौत की सजा दी गई। लेकिन उतनी ही संभावना है कि कुछ मुद्दों पर वे शी जिनपिंग से सहमत नहीं थे। दोनों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाहर कर दिया था और अब वे उस सबसे कड़ी सजा का सामना कर रहे हैं जो चीन ने अपनी सेना में वर्षों से चल रही सफाई के दौरान दी है। इतनी बड़ी सफाई का जिक्र खुद एक बड़ा मुद्दा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में स्थिरता नहीं है। अपने पूरे आकार और चीन के निवेश के स्तर के बावजूद भ्रष्टाचार और सफाई किसी भी गंभीर रणनीतिक योजना को तहस नहस कर देती है जो चीन ताइवान को लेकर बना सकता है। अक्टूबर 2025 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रष्टाचार के चलते देश के 9 शीर्ष जनरलों को हटाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन की सेना विशाल जनबल के अलावा पूरी तरह से अंदर से सड़ी हुई है। जनवरी 2026 में द नेशनल इंटरेस्ट ने कहा था कि चीन की सेना में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि ताइवान के खिलाफ जिन तरल ईंधन वाली मिसाइलों को रखा गया उनमें से कुछ में असल में पानी है। लॉन्च का आदेश मिलने पर वे नहीं जा पाएंगी, जिससे ताइवान पर हमले में चीन खुद को अंदर से कमजोर कर रहा है। फिर से ताइवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह समस्या पूरी तरह से चीन की खुद की बनाई हुई है और इससे जो अस्थिरता पैदा हुई है वह उस उभयचर हमले के लिए और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी करेगी जो पहले से ही खतरों से भरा हुआ है। और ये सफाइयां आपकी सोच से भी कहीं गहराई तक जाती हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में चाइना पावर प्रोजेक्ट इस ओर इशारा करता है। 2022 से अब तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 100 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को हटने के आदेश मिल चुके हैं, जो 2027 में संभावित आक्रमण तक के 5 वर्षों में चीनी सेना के उच्च स्तर पर पूरी तरह से पुनर्गठन के बराबर है। अक्सर इन सफाइयों के लिए भ्रष्टाचार को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन पानी, मिसाइल और घूस से आगे भी भ्रष्टाचार की एक और परत है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में सैन्य और राजनीतिक दोनों तरह की कमान होती हैं। राजनीतिक पक्ष में विश्वसनीयता यानी शी जो भी कहे उससे सहमत होने की इच्छा, समझदारी और मजबूत निर्णय क्षमता से अधिक अहम मानी जाती है। चीनी सेना को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है जो शी की सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश का नतीजा है। सैनिकों पर खुद फैसले लेने का भरोसा नहीं किया जाता, इसलिए ताइवान पर हमले में अनुभवहीन रोबोट जैसे सैनिकों को दिक्कत होगी जिन्हें पता नहीं होगा क्या करना है। ये एक आपदा है जो बस होने का इंतजार कर रही है। अगर चीन मानव शक्ति हटाकर मिसाइल प्रधान रणनीति अपनाए तो क्या होगा? ताइवान पर दूर से बमबारी करना भ्रष्टाचार और जलडमरू मध्य की कुछ समस्याएं हल कर सकता है। चीन के पास ऐसी रणनीति के लिए काफी मिसाइलें हैं। US आर्मी यूनिवर्सिटी प्रेस के अनुसार चीन के पास 2200 से ज्यादा पारंपरिक हथियारों वाली बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलें
और अमेरिकी नौसेना पर हमला करने के लिए पर्याप्त एंटी शिप मिसाइलें हैं। यहाँ तक कि अगर हम पहले जिन जलमग्न मिसाइलों का जिक्र कर चुके हैं उन्हें हटा भी दे, तब भी ताइवान के खिलाफ हमला करने के लिए चीन के पास भरपूर ताकत है। हालांकि चीन उन मिसाइलों का इस्तेमाल ताइवान के केंद्र पर हमला करने के लिए वास्तव में नहीं कर सकता। क्यों? सेमीकंडक्टर्स। ये चिप्स पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये दुनिया के हर आधुनिक मिसाइल और सैन्य उपकरण के लिए आवश्यक है। ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र है। ग्लोबल ताइवान इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2023 में देश के सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और पैकेजिंग उद्योगों ने बाजार का 50% हिस्सा लिया। इस समय ताइवान सबसे उन्नत चिप्स का 90% उत्पादन करता है और सेमीकंडक्टर फाउंड्री बाजार का 70% हिस्सा रखता है। पूरी दुनिया की तकनीकी जीवन रेखा ताइवान के चिप उद्योग से होकर गुजरती है, और चीन भी इसमें बाकी सभी की तरह ही निर्भर है। विदेश संबंध परिषद बताती है कि चीन हर साल 400 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर आयात करता है और इस क्षेत्र में केवल 16% आत्मनिर्भर है, जबकि 2025 तक 70% आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। और इससे भी बुरी बात यह है कि चीन उन सेमीकंडक्टरों का निर्माण नहीं करता जो उन्नत हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। ताइवान करता है। बिल्कुल, यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से चीन ताइवान को चाहता है। अगर आप सेमीकंडक्टर्स को नियंत्रित करते हैं तो आप दुनिया को ऐसे तरीके से नियंत्रित करते हैं जिसे बहुत से लोग कम आंकते हैं। इसीलिए मिसाइल प्रधान रणनीति चीन के लिए खतरनाक है। चीन ताइपे पर हफ्तों मिसाइलें दाग सकता है, लेकिन उनमें से एक भी भटकी तो दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई खत्म हो सकती है। ताइवान ये बात जानता है और उसके पास शायद एक सिलिकॉन शील्ड योजना भी है, जिसके तहत अगर चीन ने हमला करने की धमकी दी तो ताइवान अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खुद ही नष्ट कर सकता है, या कम से कम उसे नष्ट करने की धमकी दे सकता है। हमने पहले भी कई बार दूसरे शक्तिशाली देशों के शामिल होने की बात कही है, इसलिए वे इसमें शामिल होना चाहेंगे। अगर ताइवान की चिप फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, चाहे वो चीन के कारण हो या ताइवान खुद ऐसा करे, तो ये एक ऐसी तबाही को जन्म देगा जिससे सैन्य आपूर्ति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। यही असली दबदबा होता है। ताइवान को धमकी देनी है कि सब कुछ उड़ा देगा, जिससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। सिर्फ यही धमकी दुनिया का ध्यान चीन की ओर खींचने के लिए काफी होगी, जिससे जबरदस्त दबाव बनेगा और शी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन ताइवान को शायद इतना आगे जाने की भी जरूरत ना पड़े। पानी, सैन्य अक्षमता, भ्रष्टाचार और चिप्स मिलकर शी की ताइवान योजनाओं के लिए जहरीला मिश्रण बनते हैं। इन सब के अलावा एक और समस्या है जो चीन के किसी दीर्घकालिक सैन्य अभियान में बाधा बन सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, हाउसिंग बबल फूटने की कगार पर है, और इससे ताइवान पर आक्रमण को लंबे समय तक जारी रखने की चीन की क्षमता बुरी तरह पंगु हो जाएगी। अटलांटिक काउंसिल ने जनवरी में कहा कि चीन का हाउसिंग मार्केट 5वें साल मंदी में है। थिंक टैंक का कहना है कि चीनी बाजार में 80 मिलियन बिना बिके घर हैं। एक चीनी अर्थशास्त्री के अनुसार आने वाले वर्षों में चीन की 80% डेवलपर्स और निर्माण कंपनियां बाजार से बाहर होंगी। चीन में पूरी की पूरी भूतिया शहर है जिन्हें बनाया गया है, लेकिन वे ज़्यादातर खाली पड़े हैं। धीरे धीरे निवेश की अधिकता के सड़ते हुए ढांचे में बदलते जा रहे हैं, उस उद्योग में जिसे चीन कभी रुकने वाला नहीं मानता था। DW के अनुसार चीन में हाउसिंग बबल ने संपत्ति की कीमतें औसत वेतन से 17 गुना बढ़ा दी है, जिससे ज्यादातर लोग घर खरीदने में असमर्थ है और इसलिए ये भूतिया शहर बने हैं। चीनी हाउसिंग बबल जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा हो चुका है, जल्द ही ये फूटने वाला है, और जब ऐसा होगा तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था उसके पीछे गिर जाएगी। कहा जा सकता है कि बबल फूट चुका है क्योंकि चीन पहले से ही मंदी में है और उबरने के कम संकेत मिल रहे हैं। जैसे जैसे हालात बिगड़ेंगे, चीन की आर्थिक कमजोरियां उजागर होंगी। रिहायशी क्षेत्र से आगे चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर निर्भर है। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान चीन के निर्यात का 21.31% हिस्सा हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये 4 देश खरीदना बंद कर सकते हैं और चीन को मुश्किलें होंगी। यूरोपीय संघ एक समूह के रूप में एक और बड़ा ग्राहक है, यह भी खरीदना बंद कर सकता है, जिससे चीन पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
इंडो पैसिफिक में फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी खरीद बंद कर सकते हैं, क्योंकि वे दक्षिण चीन सागर में खनिज अधिकारों और द्वीपों को लेकर पहले ही विवाद में हैं। यानी चीन की आर्थिक कमजोरी का तुरंत फायदा उठेगा। चीन इन मामलों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था उत्पादों पर आधारित है और उसके पास तेल गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, जिनके भरोसे वह चीजों को वैसे नहीं संभाल सकता जैसे रूस ने यूक्रेन में अपनी जंग जारी रखने के लिए एक छाया अर्थव्यवस्था खड़ी करके किया है। पैसा आना बस बंद हो जाएगा, और जैसे ही ताइवान पर हमला शुरू होता है और ज्यादा पैसा सैन्य खर्च में लगाया जाता है, ये समस्या और भी बढ़ जाती है। आवास संकट बढ़ रहा है और चीन खुद को रूस जैसी आर्थिक बर्बादी की ओर ले जा रहा है। हम यहाँ एक सीधी बात कहने जा रहे हैं, ताइवान पर हमला जारी रखने के लिए चीन को पैसे की जरूरत होगी। अगर उसकी अर्थव्यवस्था गिरती है और दूसरी ताकतें चीन पर व्यापारिक दबाव डालती है, तो यह हमले की मौत की घंटी होगी, जिसमें शुरू से ही बहुत जोखिम है। और फिर से ताइवान को बस इतना करना होगा कि वो चीन के साथ खरीद बिक्री बंद कर दे और फिर अपने चिप उद्योग और उसकी अहमियत का सहारा लेकर अपने सहयोगियों को और दबाव डालने के लिए राजी करे। तो ताइवान की योजना चीन के हमले के लिए सीधी है, उन्हें आने दो। ताइवान का भूगोल, सैन्य तकनीक और भू राजनीतिक महत्व उसे तूफान झेलने में सक्षम बनाते हैं। चीन ऐसा नहीं कर सकता। शाब्दिक रूप से ताइवान जलडमरू मध्य के कारण और आर्थिक, सैन्य तथा उस भू राजनीतिक नरक जैसी स्थिति के कारण भी, जिसमें शी अपनी योजनाओं पर अमल करते ही चीन फंस जाएगा। आक्रमण शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ताइवान के पास सारी ताकत है। अब जरा सोचिए, अगर यूक्रेन इसमें शामिल हो जाए तो क्या होगा? खुद को दुनिया के ड्रोन विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करने के बाद ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि यूक्रेन ताइवान को समुद्री ड्रोन देगा, जिससे ताइवान जलडमरू मध्य और भी खतरनाक हो जाएगा। यूरोमैदान प्रेस की रिपोर्ट है कि यूक्रेन पहले ही ताइवान के साथ ड्रोन को लेकर बातचीत कर रहा है, और ये ड्रोन चाहे समुद्री हो या हवाई, चीन के लिए ताइवान जलडमरू मध्य में और भी ज्यादा समस्याएं पैदा करने के लिए काफी खतरनाक है। जानना चाहते हैं क्यों? हमारा वीडियो देखें, जिसमें रूसी नौसेना पर यूक्रेन का दुनिया का पहला हमला बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।